हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं आप सबों के लिए धड़ाधड़ ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगर आप मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की एक भी वीडियो को मिस किए तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से जरूर देखिएगा। और ये मैं आप सबों के सामने 10वीं के इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर मुद्रा का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुका हूं, यानी कि ये पार्ट 2 रहेगा और ये फाइनल पार्ट है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था और पहले ही बता चुके थे कि इसका 2 पार्ट होने वाला है। तो ये दूसरा और फाइनल पार्ट है। इसमें हम पार्ट 1 से आगे के सवालों के विषय में देखेंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से देख सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां ना केवल आप तीसरे चैप्टर का बल्कि इकोनॉमिक्स के बाकी सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो उस वीडियो को भी एक बार आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का सवाल आपके मन में है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पर आकर के डायरेक्ट मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर के सवालों को पढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के ऋण लोन के वर्गों का उल्लेख करें। विभिन्न प्रकार के जो ऋण है, लोन है, हम उसे कहां से लेते हैं और उसे किन किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगर आपको कभी भी भविष्य में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, या तो अपने दोस्तों से लेते हैं, मित्र से लेते हैं, या तो रिश्तेदार से लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है तो आप क्या कीजिएगा, साहूकार के पास जाइएगा। और अगर आपके पास बहुत सारे कागजात है, आवश्यक कागजात आपके पास कह सकते हैं पहले से अवेलेबल है, तो आप कहां पर जाइएगा, बैंक में जाइएगा, क्योंकि बैंक आपको सस्ती दरों पर लोन जो है मुहैया कराती है। या आप सहकारी समिति के पास जाइएगा। तो इस तरह से आप विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं लोन लेने के लिए और इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला है हम उसे बोलेंगे औपचारिक, माफ कीजिए अनौपचारिक बोलेंगे, अनौपचारिक। जो रिश्तेदार वगैरह मित्रगण इसमें आते हैं उसको बोलेंगे अनौपचारिक, या और दूसरा जो है हम उसे बोलेंगे औपचारिक। तो इस तरह से 2 तरह के ऋण के क्षेत्र है जहां से हम लोन ले सकते हैं। अनौपचारिक को हम इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल, और जो औपचारिक है हम उसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल। तो ये 2 क्षेत्र है जहां से हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो पहला नंबर में ऑप्शन में लिखा गया है औपचारिक और अनौपचारिक, तो ये पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सहकारी समितियां जो है ग्रामीण परिवार को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती है। सहकारी समितियां जो है वह 27% ऋण जो है वह ग्रामीण परिवार को मुहैया करा पाती है। अब ये जो डाटा वाला सवाल है, ये डाटा वाला सवाल आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। इसके लिए अगर आप चैप्टर को बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको ये पूरा याद होगा, क्योंकि उस चार्ट में इसका एक चार्ट आता है, पाई चार्ट बना हुआ रहता है सर्कल वाला, ओके ना। और इसमें पूरी जो चार्ट उसका बताया क्या रहता है कि सहकारी समिति से कितना है, बैंक से कितना प्रतिशत है, साथ ही साथ साहूकार से कितने प्रतिशत है, लोग जो है दोस्त रिश्तेदार से कितने लेते हैं, अन्य कितने हैं। इस तरह से अलग अलग बांटा गया है, जिसमें से सहकारी समितियों का प्रतिशत कितना है, 27% है। और ये एक कह सकते हैं जो सोर्स है ये फॉर्मल सोर्स में आता है, यानी कि औपचारिक क्षेत्रक में ये आता है, ओके ना। मित्र वगैरह किस में आता है, अनौपचारिक क्षेत्रक में आता है। साहूकार महाजन भी अनौपचारिक क्षेत्रक में आता है। अनौपचारिक सोर्स का जो ऋण है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, आपको कर्ज जाल में फंसा सकता है। इसका ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए आप उससे बचें और अपने दोस्तों मित्रों को भी अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण लेने से बचाएं, ओके। तो इस कितना प्रतिशत मुहैया कराती है, 27%। और चैप्टर एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने बेस्ट तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन किया आप सबों के लिए और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगला सवाल पढ़ते हैं, ऋण यानी कि उधार क्या है। ये उधार जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से है, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका ए नंबर में जवाब लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ऋण का मतलब क्या होता है। ऋण से तात्पर्य एक सहमति पर यानी कि एक एग्रीमेंट से, और इस एग्रीमेंट में क्या कहा जाता है कि जहां पर एक साहूकार, ओके, एग्जांपल के लिए जो साहूकार है जो आपको ऋण मुहैया कराती है वो क्या करता है, साहूकार बोले, वो क्या करता है, कर्जदार को जिसको कर्ज की जरूरत है, ओके ना, उसको क्या करता है, या तो उसको धन मुहैया कराता है, या फिर वस्तुएं मुहैया कराता है, या अलग अलग सेवाएं मुहैया कराता है। मुहैया कराने का मतलब होता है उसे अवेलेबल कराता है, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। और बदले में वो क्या देता है, उसके बदले में बोलता है कि अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप हमको ये चीज दीजिए, भविष्य में इन फ्यूचर मैं क्या करूंगा, आपको इसका भुगतान कर दूंगा। और इसके लिए वो उसको वादा करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऋण, कर्ज या उधार कहते हैं।
ओके। तो यहाँ पर धन तो आपको पता चल गया, रुपया पैसा जो है वो धन है। अगर वस्तु की बात करें फॉर एग्जांपल के लिए, मान लीजिए कि एक किसान है, किसान को क्या चाहिए, 2 जोड़े बैल चाहिए। ओके ना। तो मान लीजिए कि 2 जोड़े बैल अगर साहूकार के पास पहले से है, तो वो धन के बदले में क्या बोलेगा कि एक काम कीजिए, आपको बैल ही खरीदना, तो एक काम कीजिए आप हमसे इस बैल को ले लीजिए और फिर आप हल चलाइए, जो भी प्रयोग कीजिएगा, चक्कू चलाइए, चप्पू चलाइए। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और फिर भविष्य में आप क्या कीजिएगा, इसके बदले में आप मुझे पैसे मुहैया करा दीजिएगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं। और ये ऋण के लिए एक बहुत ही सरल सी परिभाषा भी है, आप इसे याद रख सकते हैं कि लोन किसे कहते हैं, ऋण किसे कहते हैं। अगला सवाल है कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत नहीं हो तो हम उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सरल सा सवाल है कि मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है और वो कोई दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, किसी भी वस्तु को खरीद रहा है या बेच रहा है। तो पहला बेच रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसे खरीद रहा है। बट यहाँ पर जो वस्तु है वो ना ये खरीद रहा है और ना ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब ये बहुत ही कह सकते हैं विरल समस्या है। इस चीज को बेहतर तरीके से इस तरह समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक व्यापारी है जिसको जूता चाहिए। ओके ना, क्या चाहिए, जूता। और जो बेचने वाला व्यक्ति है वो बेच रहा है गेहूं। अब बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे की वस्तु को ले सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि दोनों ही पक्ष ना तो इस वस्तु को खरीद सकता है और ना ही क्या कर सकता है, बेच सकता है। और ऐसा बहुत बार सहयोग उत्पन्न होता है, बहुत संयोग उत्पन्न होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। ओके ना। फिर अब इसे और डिटेल से आप समझिए। मान लीजिए कि ये जूते के बदले में क्या चाहता है, चावल चाहता है। जूते के बदले में क्या चाहता है, चावल। अब क्या ये जो व्यक्ति है इसका नाम हम बी रख देते हैं और इसका नाम ए है। तो क्या या जो बी व्यक्ति है वो इस ए व्यक्ति को जूते के बदले में चावल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही गेहूं है। और मान लीजिए कि ये गेहूं के बदले में जूता चाहता है, तब भी नहीं चाह पाएगा। जूता यहाँ पर मौजूद है लेकिन ये व्यक्ति नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास चावल नहीं है, इसके पास क्या है, गेहूं है। और इसे ही हम आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। और ये कब उत्पन्न होता है? जब हमारे समाज में मुद्रा उपस्थित नहीं होता है। ये किस में होता है? ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली में, बैटल सिस्टम या बैटर सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में इसको। ओके। तो ये समस्या खत्म हो जाती है कब? जब पैसा आता है। तो पैसा जब आएगी तो ये क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा। तो आवश्यकता का दोहरा संयोग कहलाता है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि इस वाक्य में यहाँ पर नहीं रहता। मान लीजिए कि इस नहीं को हम हटा देते हैं और फिर वाक्य पढ़ते हैं, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे व्यापार कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब सहमत नहीं हो तो एक संयोग है, दोहरा संयोग कहलाता है। और जब सहमत हो तो क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। यानी कि दोनों एक दूसरे से खरीद बिक्री कर सकता है तो क्या बात कहलाता है, व्यापार कहलाता है। अगला सवाल है कि ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है। औपचारिक का मतलब पूछा गया है फॉर्मल जो सेक्टर है वो कौन कौन सा है। तो बैंक एवं सहकारी समितियां किस में आता है, ऋण के औपचारिक में आता है। मालिक व रिश्तेदार किस में आ जाता है, अनौपचारिक में आता है। ओके। साहूकार या व्यापारी भी किस में आ जाता है, अनौपचारिक में आ जाता है। तो इसमें एक ही सही है, बैंक व सहकारी समितियां किस में आता है, बैंक औपचारिक क्षेत्रक में आता है, सहकारी समितियां भी औपचारिक क्षेत्रक में आता है। औपचारिक क्षेत्रक की क्या खासियत है, इसमें कम ब्याज दर लगता है, आपको कम ब्याज दर लगता है। और इसमें आपको जो है कागजात की जरूरत पड़ता है। अगर आप इससे लोन लीजिएगा तो आपको कागज की जरूरत पड़ेगा। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें आपको समय भी मिलता है और राहत भी मिलता है। ओके ना। तो ये सारी चीजें होता है। और आपको कोलेटरल रखना पड़ता है, यानी कि समर्थक ऋणधार देना पड़ता है। कोई भी वस्तु आपको रखना पड़ता है गिरवी, आप इस तरह समझिए, गिरवी रखना पड़ता है, तब जाकर को आपको लोन मुहैया कराता है। या तो आप अपनी जमीन का कागजात देते हैं या फिर आप कह सकते हैं आपके पास बहुत सारी और भी कोई वस्तु है जो रखने के लिए है तो उसे समर्थक ऋणदार कहते हैं। इसके प्रयोग करके ही आप इसमें लोन ले सकते हैं। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने दोस्त को पहचानते हैं, दोस्त के पास गए, दोस्त को बोले कि देखो दोस्त, मुझे 50,000 रुपए की अभी अर्जेंट जरूरत है क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। तो वो आपका दोस्त क्या करेगा, आपसे कुछ भी बिना डिमांड किए आपको वो पैसे मुहैया करा देगा। और इसीलिए भारत जैसे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोग अनौपचारिक क्षेत्र से पैसे मुहैया करते हैं या फिर वहां से वो लोन लेते हैं। अगला सवाल है कि उस प्रणाली का नाम बताएं जिसमें आवश्यकता का दोहरा संयोग एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी कि कौन सा ऐसा जो कह सकते हैं कि प्रणाली है जिसमें जो है
आवश्यकता का दोहरा संयोग आता ही आता है, तो वो कौन सा है? वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर विनिमय प्रणाली कहते हैं इसे सामान्य शब्दों में। इसमें ऐसा ही होता है। मान लीजिए कि एक किसान के पास एक बैल है, ओके ना, एक बैल है और वो उस बैल के बदले में बहुत सारी चीजें खरीदना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है, ओके ना, या वो क्या चाहता है, एक नया हल हो जाए, हल खरीदना चाहता है। साथ ही साथ वो क्या खरीदना चाहता है, एक पंप सेट खरीदना चाहता है, पंप सेट, ताकि जो है नल सेट खरीदना चाहता है और उससे क्या कर सके, वो अपने खेतों को पानी पटा सके, सिंचाई कर सके। इरिगेशन कहते हैं पानी डालना खेत में, ओके। अब एक ही बैल है, ये बैल किसको देगा? खाद खरीदने वाले को देगा, या हल खरीदने वाले को देगा, या फिर पंप सेट बेचने वाले को देगा। इसे तो काट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि काटने के बाद इसकी तो डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और इसीलिए जो है इस प्रणाली में आवश्यकता का दोहरा संयोग उत्पन्न हो जाता है। और यही अगर बैल को बेच करके पैसा ले आता है तो पैसे सब जगह मुहैया करा देता है। इसीलिए मुद्रा जो है, जो कह सकते हैं विनिमय का माध्यम है, उसे सरल कर देता है। अगला सवाल है कि वर्ष 2003 में भारत में ग्रामीण परिवार को सबसे अधिक ऋण कहां से प्राप्त होता है? ना केवल वर्ष 2003 की बात कीजिए, वर्तमान में अगर बात कीजिएगा तो अभी भी ग्रामीण परिवार जो है वो ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र से ही ऋण लेता है, और अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादातर वो साहूकार से ऋण लेता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार ही वह व्यक्ति है जो क्या करता है, ऋण मुहैया कराता है। तो साहूकार इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? आपने कभी सोचा है कि जो 5 रुपये का सिक्का है, ओके ना, क्या उसका एक्चुअल में वैल्यू 5 रुपये है? उस जिस तत्व से बना है, जिस धातु से बना है, उसको अगर हम बेचेंगे तो क्या हमको 5 रुपये मिलेगा? खैर छोड़िए, 2000 का नोट लीजिए, जो 2000 का नोट ना, उतना छोटा सा कागज का कीमत क्या सच में 2000 रुपये है? कोई उतना सा कागज का मुझे 2000 रुपये देगा क्या? नहीं देगा। तो फिर आखिरकार हम क्यों उस कागज के नोट को मान लेते हैं कि ये 2000 रुपये के बराबर है, और सब कोई उसको वैल्यू मानता है। भारत में कहीं भी उस 2000 का नोट आप चला सकते हैं, उसके बदले में आपको 2000 मिल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का जो सरकार है, जो वो क्या करता है, इसकी वैधता देता है, और इसकी वैधता गवर्नर कह सकते हैं पारित करता है, और गवर्नर कहाँ रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसीलिए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कानून या वैधता प्रदान करता है कि जो नोट हम जारी कर रहे हैं उसको भारत का कोई भी नागरिक नकार नहीं सकता है, और अगर नकारता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ओके, तो अगला सवाल लिखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाले को क्या कहा जाता है? जो लोग स्वीकार करते हैं, आप कोई भी वस्तु लेते हैं, क्या देते हैं? मुद्रा, पैसा देते हैं उसके बदले में। कोई भी सेवा लेते हैं, मान लीजिए कि आप बाल कटाने गए, ओके ना, ये आपके लिए सेवा है। उसके बदले में दुकानदार जो बाल काट रहा है, नाई बार बार, उसे आप क्या देते हैं? उसे भी आप मुद्रा देते हैं। कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हैं, कोई भी सेवा खरीदने जाते हैं, तो उसके बदले में आप क्या देते हैं? मुद्रा देते हैं। या फिर आप मान लीजिए कोई भी वस्तु बेचते हैं, तो उसके बदले में क्या लेंगे? मुद्रा लेंगे। अगर मैं आपको नोट्स मुहैया कराऊंगा, एक बढ़िया वाला नोट्स दूंगा, ओके, अपने हाथों से लिख करके, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, जिसमें बहुत सारे मेहनत किए मैंने क्वेश्चन आंसर लिखने में सरल तरीके से, अब इसके बदले में आप मुझे क्या दीजिएगा? इसके बदले में आप मुझे मुद्रा मुहैया कराइएगा, ओके ना। तो भी क्या होगा, यानी कि हर स्थिति में मुद्रा क्या करता है? बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? विनिमय का माध्यम कहते हैं। तो समान रूप से हम इसे क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवार की कुल ऋण जरूरतों को कितना प्रतिशत पूरा करता है? देखिए, औपचारिक जो है ना, औपचारिक, दो तरह का सेक्टर आपको बता चुके हैं, एक है औपचारिक और दूसरा क्या है? अनौपचारिक। अभी भी ग्रामीण परिवार जो है वह 50% जो है वह औपचारिक यानी कि फॉर्मल सेक्टर से ऋण लेता है, और जो 50% है वो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेता है, ओके ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? 50% जो है वो किससे लेते हैं? औपचारिक स्रोत से लेते हैं, और 50% जो है वो अनौपचारिक स्रोत से लेते हैं। शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों को कर्जों की 85% जरूरत किससे पूरा होता है? कर्जों कर देते हैं यहाँ पर, कर्ज, ओके ना। तो कर्जों की जरूरत 85% किससे पूरा होता है? सिंपल सा बात है, यहाँ व्यक्ति कैसा है? निर्धन है, गरीब है, और गरीब व्यक्ति के पास ना तो जमीन होता है,
ना इसके पास अधिक वस्तु होता है, ना कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होता जो वो क्या कर सके, गिरवी रख सके। क्या रख सके? गिरवी, जिसे हम कोलेट्रल कहते हैं। समर्थक ऋणधन, किताब में ये ऐसा लिखा गया है, समर्थक ऋणाधार, ओके ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलेट्रल कहते हैं, वो इसके पास नहीं होता है। जब तक समर्थक ऋणधार नहीं होगा तब तक आप औपचारिक स्रोत से ऋण नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए निर्धन परिवार का 85% जो लोग हैं वो किससे ऋण लेता है? अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेता है। तो बी नंबर में अनौपचारिक स्रोत लिखा है, बी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऋण की शर्तें कौन सी है? ऋण का शर्त क्या है? सबसे पहले तो ब्याज दर जो है, कितना ब्याज दर देंगे? 2%, 3%, आप ऐसा सुने होंगे। तो ये टका मतलब परसेंट, यानी कि 1 रुपये, अगर आप 100 रुपये दीजिएगा तो 100 का 2% जितना रुपया होगा आपको उतना क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। और बैंक द्वारा लिए गए लोन पर आपको सालाना ब्याज देना पड़ता है। और कह सकते हैं अगर आप रिश्तेदार दोस्त से लेते हैं तो उससे मंथली ब्याज देना पड़ता है, ओके ना। तो ब्याज दर क्या होता है, ये नियम में लिखा हुआ रहता है, ये शर्त है। दूसरा, आवश्यक कागजात, जब भी आप लोन या कर्ज लेने जाइएगा तो आपको कागजात कह सकते हैं मुहैया कराना पड़ेगा। भुगतान करने का तरीका, कैसे पे कीजिएगा, ओके ना। आप मान लीजिए कि एक मोबाइल लेने गए EMI पर, ओके। आप आजकल ये टर्म आप बहुत सुनेंगे कि EMI पर हमको मोबाइल मुहैया करा दीजिए। तो EMI पर जब आप मोबाइल ले रहे हैं तो आप उसको बोलते हैं ना कैसे पे कीजिएगा, 6 मंथ में पे कीजिएगा या 12 मंथ में पे कीजिएगा या और ज्यादा समय लीजिएगा। अगर बाइक वगैरह कोई EMI पर लेता है तो उसको क्या ज्यादा समय मिलता है, बोलता है 18 मंथ ले लीजिए, 24 मंथ ले लीजिए, 24 मंथ ले लीजिए, 36 मंथ ले लीजिए। तो इस तरह से जितना ज्यादा उसका बैंक का जो क्रेडिट बना हुआ रहता है उसको उतना ज्यादा टाइम मिलता है। और इसी को भुगतान का तरीका कहते हैं। अगर आपको कम टाइम मिलेगा तो पैसे आपको क्या करने पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा देने पड़ सकते हैं। और अगर आपको अधिक टाइम मिलेगा तो पैसे क्या करने पड़ेंगे, कम कम देने पड़ेंगे। तो ये चीज होता है भुगतान का तरीका। और साथ ही साथ आपको समर्थक ऋणधार भी मुहैया कराना पड़ता है कर्ज लेने के लिए। तो इस तरह से उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऋण की निम्न, इस यहाँ पर जितनी भी तरीके लिखे गए वो सभी ऋण की शर्तें हैं। अगला सवाल है कि भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखता है? तो देखिए भारत जो है, भारत में बैंक, जितना भी बैंक आप देखते हैं, ओके ना, जितना भी बैंक, जैसे कि SBI बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ओके ना। तो अलग अलग प्रकार का जितना भी बैंक है उसके पास नगद कितना रहता है? नगद 15% ही, 15% ही उसके पास पैसे रहते हैं। पहले तो ज्यादा रहते थे लेकिन अब इसे कम कर दिया गया, अभी केवल 15% पैसे बैंक के पास रहता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि मैंने किसी भी बैंक में मान लीजिए कितना जमा किया, 100 रुपया जमा किया, ओके ना। तो इस 100 रुपया में जो 85 रुपया है वो सरकार अपने पास रखेगी। और सरकार कौन? RBI के पास रहता है, ओके ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। और 15 रुपया जो है वो किसके पास रहेगा? बैंक के पास रहेगा। क्यों? इसका कारण ये है कि मैंने जो 100 रुपया जमा किया है वो मुझे तुरंत चाहिए ही नहीं, इसीलिए सरकार क्या करती है, कुछ पैसा अपने पास रखती है, कुछ क्या बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है और बहुत ही कम हिस्सा किसके पास रहने देता है? बैंक के पास रहने देता है। मैं अगले बार फिर से 2000 रुपये जमा करूंगा और जो कह सकते हैं उसका 85% कौन रख लेगा? RBI, और 15% किसको दे देगा? बैंक को। क्योंकि अगर हम पैसा जमा करेंगे तो ऐसा बहुत कम संभावना है कि मैं बैंक में जाऊंगा और मैंने जितना भी टोटल जमा किया है उसको एक ही बार में मांग लूंगा। अगर मैं कभी भी डिमांड करता हूं जाकर के, तो ऐसा कह सकते हैं 15% से कम ही डिमांड करते हैं। इसीलिए बैंक का इससे काम चल जाता है और बाकी पैसा RBI अपने पास रखता है। दूसरा कारण है कि मान लीजिए कि आपने SBI बैंक में पैसा जमा किया और बैंक ही भाग गया, जैसा कि हेरा फेरी मूवी में हुआ था। आप हेरा फेरी मूवी देखे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 तो अभी नहीं आया, बहुत ही मजेदार मूवी है। और उसमें क्या होता है, वो बैंक ही भाग जाता है। तो बैंक भाग गया तो पैसा आप किससे मांगिएगा? तो ऐसे में RBI क्या करती है, 85% पैसा अपने पास रखती है। और ये पैसा भागने के बाद हम लोग का हालत अक्षय कुमार जैसा नहीं हो जाए, और इसीलिए हम लोग को क्या करता है, ये पैसा मुहैया कराती है। इसलिए RBI अपने पास 85% पैसा रखती है, ओके। अगर हेरा फेरी नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना, बहुत ही फनी मूवी है। अगला सवाल है कि स्वयं सहायता समूह, ओके ना, स्वयं सहायता समूह के में बचत ऋण क्रियाओं के संबंध में अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
देखिए स्वयं सहायता समूह है क्या, एक ग्रुप है, ओके ना। आजकल आप देख सकते हैं महिलाएं क्या करती है, ग्रुप बनाती है, ग्रामीण क्षेत्र हो जाए या शहरी क्षेत्र हो जाए, वहां पर ग्रुप बनाती है और ग्रुप क्या करती है, पैसे को जमा करती है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितने हो सके, 20 रुपये, 50 रुपये, छोटा से छोटा रकम क्या करती है, जमा करते हैं। और ये ग्रुप जमा करते हैं और उसके बाद जब इनको कर्ज की जरूरत पड़ता है तो इसी जमा किए गए राशि में से ग्रुप में मान लीजिए कि 15 सदस्य है और 15 मेंबर्स में किसी एक को पैसे की जरूरत पड़ता है, इस जमा में से उसको क्या करता है, पैसे मुहैया कराया जाता है। और ये वादा करती है कि हम अगले जो टाइम दिया जाता है उस टाइम तक ये पैसे वापस कर देंगे, ओके। तो इस तरह से ये ग्रुप आपस में ही एक दूसरे का हेल्प करता है और क्या करता है, धीरे धीरे ये एक क्रेडिट बना देता है। और जब एक बार क्रेडिट बन जाता है तो बैंक भी इनको जो है पैसे मुहैया कराने लगती है और इस तरह से ये बैंक से जुड़ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, एक कह सकते हैं नियम बना लेते हैं और फिर जब बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है तो ये बैंक से कर्ज ले लेते हैं और अपना आवश्यकता जो है उसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें निर्धन परिवार को बैंक जल्दी ऋण मुहैया नहीं कराना चाहती है, ओके ना। तो इस तरह से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोग अपनी जरूरतों को पूरा करता है और इसमें जितना भी आवश्यक निर्णय है वो सभी ग्रुप मेंबर्स यानी कि सदस्य ही लेते हैं। इसमें सरकार या कोई बैंक निर्णय लेने के लिए नहीं आता है, ओके। तो सदस्य इसमें सारे निर्णय लेते हैं। अगला सवाल है कि बैंक ऋण नहीं देते हैं, किसको ऋण नहीं देता बताइए। छोटे किसानों को ऋण नहीं देता, गलत जवाब। छोटे किसानों को ऋण देते हैं, बताइए। हाशिए के किसानों को नहीं देता, यानी कि जो गरीब किसान है, बिल्कुल हाशिए पर पहुंच चुका है, नहीं, उसको भी देता है। उद्योग यानी फैक्ट्री को देता है क्या, नहीं, उसको भी देता है। बिना समर्थक ऋणधार तथा आवश्यक कागजात को ऋण नहीं देता है, यानी मान लीजिए आपके पास कोलेटरल नहीं है और आपके पास जो है जरूरी कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो नहीं है, तो बैंक आपको लोन नहीं देगी, ओके ना। तो ये डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनौपचारिक क्षेत्र के साख में किससे ऋण लेना शामिल है। अनौपचारिक में कहां से लोन लेते हैं, साहूकार से, जी हाँ, साहूकार से लेते हैं, ओके। अगला है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां से नहीं लेते। सहकारी समितियां तो औपचारिक में आ जाता है, किस में आता है, औपचारिक में आ जाता है, ओके। बैंक किस में आता है, बैंक तो औपचारिक में आ जाता है। और अगला क्या लिखा गया है, स्वयं सहायता समूह, ये भी औपचारिक में आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसको जो बैंक है वो मुहैया कराती है ऋण। अभी थोड़ी देर पहले पता है, जब इनका क्रेडिट बन जाता है तो ये बैंक इनको मुहैया कराता है, ऋण क्या करती है, मुहैया कराती है, ओके। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, साहूकार हो जाएगा। साहूकार ए नंबर में लिखा है, ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है, ओके। यहाँ सी नंबर लिख दिया तो ये गलत है, मैं काट देता हूँ इसे, ठीक है। मिस टाइपिंग हो गया है, जिसने भी टाइप किया खत्म इंसान है, गलती टाइप कर देता है। तो ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, खत्म इंसान नहीं है, गलती हो जाता है, क्या करोगे टाइप करने में। तो ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है कि प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक काल यानी कि जब शुरुआती समय था, ओके ना, उस समय भारत के लोग किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, तो अनाज या पशु का प्रयोग करते थे, जी हाँ, अनाज या पशु का प्रयोग करते थे। आज भी गांव में मैंने देखा है कि मान लीजिए कि दुकान से आप कुछ भी वस्तु खरीदना है, ओके ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको चाहिए चीनी, ओके ना, चीनी तो घर में बनती नहीं है, तो चीनी आपको चाहिए और चीनी नहीं है तो क्या करोगे, आप दुकानदार को धान दे सकते हो। आपके पास धान तो होगा या फिर गेहूं होगा घर में या फिर चावल होगा। देखिए गांव वालों को जो है ना, गांव में रहने वाले लोगों को जो खेती करते हैं, इन सब चीज की उनको कमी ही नहीं होती। धान, गेहूं, और धान से ही चावल बनता है, ओके ना। तो इन सब चीजों की तो कमी होती ही नहीं है, यानी कि जो अनाज है उसकी कमी नहीं होती। कमी किसकी हो जाती है, ये सारी चीजें, चीनी हो गया, सरसों तेल हो गया, जो चीज घर में नहीं बन सकता है, जो चीज उगाया जा सकता है, किसान मैक्सिमम चीज उगा ही लेता है। सब्जी की बात करें तो भी किसान उगा लेता है, किसान बहुत महान है, उनका कंपेयर नहीं किया जा सकता, ओके ना। खैर छोड़िए, तो इस सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि प्रारंभिक समय में क्या होता है, मान लीजिए हम आपको बता रहे थे कि चीनी नहीं है, तो आप इस दुकानदार इस चीज को ले लेगा और उसके बदले में आपको क्या दे देगा, चीनी दे देगा। बाद में क्या करेगा, दुकानदार तो बार बार शहर आते जाते रहता है, इस सब चीज को जमा करके शहर में बेच लेगा, फिर उसके बदले में उसको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से काम चल जाता है। तो हम क्या बोले, पशु और अनाज का भी प्रयोग किया जा सकता है किसी भी वस्तु को लेने में, ठीक है। वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग हो सकता है, ओके। अलग अलग सोना चांदी का प्रयोग मुद्रा के रूप में, जी हाँ, मुद्रा के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तभी तो हम सोना चांदी क्या करते हैं, अपने घरों में खरीद के रखते हैं, ताकि कभी हमको किल्लत पड़े, पैसा का बहुत ज्यादा जरूरी पड़े तो हम उस सोने चांदी को बेच करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अगला लिखा है तांबे, तांबे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तांबा भी बहुमूल्य कह सकते हैं, महंगा, बहुमूल्य धातु में नहीं आता, माफ कीजिए।
ये भी कह सकते हैं प्रयोग में ला सकता है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा है लोहा और स्टील के मुकाबले में, और इस चीज का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं किसको, मुद्रा के रूप में। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी लिखे गए शब्द थे वो सभी जो है सही था, और इसीलिए प्रारंभिक काल में वो लोग जो थे इन वस्तुओं का प्रयोग करते थे मुद्रा के रूप में। तांबा, सोना, चांदी का मुद्रा भी छापा गया था प्रारंभिक अवस्था में। ओके ना, चलिए अगला सवाल है कि औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पर कौन निगरानी रखता है। औपचारिक यानी कि सरकार वाला है, ओके ना, ये बढ़िया वाला फॉर्मल है, ओके, और इनफॉर्मल बड़ा खराब है, उसमें ऋण बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और जो है वो कर्ज जाल में फंसा देता है। अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेने के बाद आपको कर्ज जाल में फंसा देगा, ठीक है, तो बहुत ही खराब स्थिति है, याद रखिएगा। एक बार जो किसान या व्यक्ति कर्ज जाल में फंस जाता है वो चाह कर भी उस जाल को नहीं तोड़ पाता है जब तक उसको किसी भी प्रकार का जैसे बाहरी सहायता नहीं प्राप्त हो, इसीलिए कर्ज जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक बार हम न्यूज में सुन रहे थे कि मध्य प्रदेश का एक गांव था, ओके ना, उस गांव में क्या हो रहा था, लोग इतने कर्ज में फंस गए थे कि राशन कार्ड को उन्होंने गिरवी पर रख दिया था। राशन कार्ड, सोच सकते हैं, राशन कार्ड से क्या मिलता है उनको, कह सकते हैं भोजन मिल सकता था, अपने मंथली भोजन मिलता है, भोजन तो नहीं मिलता, इसमें चावल वगैरह मिलता है, उससे आप भोजन कर सकते हैं, यानी कि वो आपके कह सकते हैं पोषण का स्रोत था। और वो लोग क्या कर रहे लगे, लास्ट में उस राशन कार्ड को भी गिरवी रख दिए थे, क्योंकि उनके पास इतना किल्लत हो गया था। और राशन कार्ड को कोई भी व्यक्ति गिरवी रख लेता है आसानी से, कहा कि राशन कार्ड दिखाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, अभी एक नया सिस्टम ला दिया कि जब तक जिस व्यक्ति का कार्ड है उसके घर का कोई भी सदस्य आकर के अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देगा तब तक आपको क्या करेगा, वो अनाज नहीं मिलेगा। ओके, तरह तरह के बदलाव करते रहते हैं गरीबों को सहायता करने के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत सारे सोर्स हैं और जिसके तहत गरीब जो है वो आगे नहीं निकल पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो अनौपचारिक क्षेत्र है वो बहुत ही खराब स्थिति में जो लोग है गरीब को धकेल देता है। और औपचारिक क्षेत्र में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस पर निगरानी रखता है, कौन रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक इस पर निगरानी रखता है। क्योंकि मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक यहाँ पर ऑप्शन दिया, वो किसी को लोन देता है तो वो ये चीज देखता है कि कहीं ज्यादा ब्याज तो नहीं ले रहा है, तो ये कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक याद रखिएगा, ना केवल इसके कार्यकारिणी पर बल्कि उनके डाटा पर, रिकॉर्ड पर भी नजर रखता है कि ये 15% जो इसको बोले थे बना के रखने वो रखा हुआ है कि नहीं, हमको 85% दिया है कि नहीं दिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ना जिसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है, जो बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्री के मालिक है उसी को लोन दे रहा है और जो छोटा छोटा किसान लोग है उसको लोन नहीं दे रहा है। तो ये सब भी नजर रखते हैं कौन, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो ये एक डाटा वाला सवाल है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का सवाल क्यों आया, ग्रामीण बैंक की स्थापना से वहां पर किसानों, गरीब लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिला, और इतना ज्यादा राहत मिला कि स्थापना करने वाले की लोगों ने बहुत तारीफ की और इसे 2006 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस यहाँ पर लिखा गया है, और 1970 में इन्होंने इस बैंक की स्थापना किए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1970, और किसने किया है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। अगला सवाल है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नहीं बोला गया, यानी कि बाकी 3 तो असुविधा है और चौथा असुविधा नहीं है। ओके, आवश्यकता के दोहरे संयोग की कमी होती है, जी नहीं, जी हाँ, इसमें आवश्यकता के दोहरे संयोग की कमी हो जाती है। दूसरा, विभाज्यता की कमी होती है, विभाजन की कमी होता है, जैसे आपको बोल चुके थे अभी, बैल का एक उदाहरण दिए थे, बैल को काट करके 2 भाग में करके एक का पंप सेट और दूसरे का खाद हम नहीं खरीद सकते हैं, इसीलिए जो है इसमें इसका समस्या हो जाता है। संपत्ति जमा करने में मुश्किल होता है, जी हाँ, संपत्ति आप जमा करके नहीं रख सकते। मान लीजिए कि आपके पास एक बैल संपत्ति के रूप में जमा करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अनाज को संपत्ति के रूप में जमा करना चाहते हैं, तो कुछ दिन के बाद ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, या बैल कह सकते हैं ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, तो ये संपत्ति के रूप में जमा करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सब्जी का खेती कर रहा है, ओके ना, तो इसका सब्जी को क्या ज्यादा दिन तक जमा करके रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, तो संपत्ति के रूप में आप इसे नहीं रख सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया सही नहीं लिखा गया, तो जो सही नहीं है वही वाला टिक करेंगे। तो विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता जो है
ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धन की उपलब्धता होती ही नहीं है। बिना धन का ही आपको बदला करना है। वस्तु का मतलब क्या था, वस्तु के बदले वस्तु। अगर मैंने आपको धान दिया तो उसके बदले में आपको गेहूं देना है, ये नहीं कि आपको पैसा लाना है। ओके ना, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो विनिमय का माध्यम में धन का प्रयोग नहीं होता है, किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। और धन जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वस्तु किस विनिमय के माध्यम में। अगला सवाल है कि मांग जमा किसे कहते हैं। जमा, सबसे पहले जमा शब्द पढ़िए। जमा कहां पर जमा करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं पैसे को, और बैंक में जमा किया गया पैसा आप कभी भी मांग के प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। तो ये अलग चीज है, लेकिन आप याद रखिएगा बैंक में जमा की गई राशि को हम क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। तो बैंक में जमा धन को मांग कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो धन है उसे हम मांग के द्वारा कभी भी निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। तो मांग जमा इसीलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि कभी भी मांग सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत में रुपये के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की जाती है। कानून के द्वारा प्रदान की जाती है। कानून है एक भारत में जिसके तहत आपको क्या कर दिया जाता है, कोई भी मुद्रा भारत सरकार जारी करती है या फिर आरबीआई ही जारी करता है मुद्रा। ओके ना, तो उसी को आपको मानना पड़ेगा, आप उसे प्रचलन में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कानून का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। अगला सवाल है कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं। आधुनिक मतलब वर्तमान में चलने वाला। ओके, प्रेजेंट में जो हम लोग चल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आधुनिक को इंग्लिश में मॉडर्न कहते हैं। ओके ना, तो मुद्रा का जो मॉडर्न रूप है वो क्या है, मॉडर्न रूप को हम करेंसी कहते हैं। और करेंसी में क्या आता है, कागज का नोट और सिक्के सम्मिलित है। ओके ना, तो ये सारी चीज किस में आता है, मुद्रा के आधुनिक रूप में आता है। सोना चांदी आप नहीं देख सकते हैं, और चेक ड्राफ्ट भी क्या होता है, अभी उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है। ओके ना, तो मुद्रा के आधुनिक रूप में केवल कागज के नोट और सिक्के ही शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। और इसके साथ ही आज का जितना भी सवाल था वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल बेहतर समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करें, वीडियो पसंद आए पर लाइक करें, और साथ ही साथ आप इस पूरी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं अजीत कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करके। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए, अजीत कुमार ऑफिशियल से जुड़िए, और किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे अजीत कुमार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या या फिर आप पीडीएफ नहीं मिलने पर आप डायरेक्ट हमें मैसेज करके भी उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।